फ्रेंड, आज हम नए टॉपिक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, जो मेंडल का तीसरा निष्कर्ष था, सेग्रीगेशन पृथक्करण का निष्कर्ष था, इससे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात किया था। जो मेंडल का सेकंड निष्कर्ष था, मेंडल का सेकंड निष्कर्ष था प्रबलता एंड अप्रबलता, जिसको कॉलिंस 1901 में प्रबलता का नियम या प्रभाविता का नियम दे दिया था। सेम उसी प्रकार जो मेंडल का तीसरा निष्कर्ष था, पृथक्करण सेग्रीगेशन। ध्यान रखना इस सब बातों को, एक छोटी छोटी पॉइंट्स पर ध्यान रखना। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला था सेग्रीगेशन या पृथक्करण का, कॉलिंस ने इसके साथ भी छेड़खानी की। 1901 में कॉलिंस ने इस मेंडल के तीसरे निष्कर्ष पृथक्करण या सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से बताया। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी मतलब शुद्धता, गैमेट मतलब युग्मक, युग्मक की शुद्धता का नियम। अच्छा, युग्मक के शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, ये मैं आपको भी बता रहा हूं, तो बस आप ध्यान रखिए। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम कॉलिंस ने दिया, या इसे हम युग्मक की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखना। इसे अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कह देंगे ना, तो भी आपको सेकंड रूल नियम इसको समझना पड़ेगा कि ये सेकंड नियम ही है, सॉरी थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है। मेंडल का तीसरा निष्कर्ष को तीसरा नियम रख दिया गया। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या होता क्या है, इसमें आखिर चीजें होती क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ये नियम आया कहाँ से, देखो लॉ डोमिनेंस में, डोमिनेंस लॉ में मैंने आपको बताया था ये चीज ना, जो लंबा पौधा था, लक्षण था क्या, पौधे की लंबाई, तो उसके दो विपरीत कारक थे, लंबा पौधा है, छोटा पौधा है, नाटा पौधा, डॉर्फ प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी F1 पीढ़ी में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो जो बीज निकले उनको बुआई की गई, तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिले, लंबे मिले, यानी पौधों की यहाँ हाइब्रिड हुई, पौधे आपस में मिक्स हो गए। ठीक है, इनके बीज का करेक्टर मिला, बीज का करेक्टर सॉरी मिला नहीं, या आपस में बीज काफी से अभी आएंगे जिसमें बीज में कुछ नया करेक्टर दिखता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। गैमेट आपस में फ्यूज तो हुए, मिले तो, लेकिन इसमें जो पौधे निकल के आए वो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किए। लाभ डोमिनेंस भी इस पे आया कि जो कैरेक्टर प्रेजेंट हुए वो डोमिनेट किया, जो आपके कैरेक्टर नहीं दिखे वो रिसेसिव कैरेक्टर में आए। उसके बाद फिर से जब F2 पीढ़ी में हमने देखा सेल्फ क्रॉस कराया गया, जो पौधे निकले, लंबे पौधे जो मिले F1 पीढ़ी के, उनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ये पौधा था, उसके जो पौधा था उसके फ्लावर होंगे, फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों होंगे, तो मेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, मेल गैमेट फ्यूज होने से उसमें जो सीड बने, सीड की बुआई की गई, तो F2 पीढ़ी में देखा गया 3 पौधे आपके लंबे मिले, एक पौधे छोटा मिला। जब एक पौधा छोटा मिला, यहां से एक चीज आप देख सकते हो कि जो छोटे पौधे का गैमेट था स्मॉल टी, ये आपका गैमेट फ्यूज नहीं हुआ था, इसने अपनी शुद्धता को बरकरार रखा, यानी F1 पीढ़ी में भले ही ये ना दिखा, ये आपका रिसेसिवनेस रहा, ये आपका डिप्रेस रहा, यानी अपने लक्षण को नहीं दिखा पाया, लेकिन F2 पीढ़ी में इसने अपने लक्षण को दिखाया, ये खुद ही रिप्रेस हो गया, ये खुद ही आपको दिखाई देने लगा। यहीं से आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अपने आप को अलग कर लेना, पृथक्करण कर लेना, यानी छोटे पौधे वाले जो कैरेक्टर थे, छोटे पौधे वाले जो कैरेक्टर के जीन थे, इन्होंने उस जो मिक्सचर प्लांट था, हाइब्रिड प्लांट से अपने आप को अलग कर लिया। सेम उसी प्रकार से लंबे पौधे के जीन ने अपने आप को हाइब्रिड प्लांट से अलग किया। तो अगर हम दिस रूप में देखें, अगर हम जीरो टाइम में देखें, तो छोटा पौधा आपको अलग नजर आता है, यानी छोटे पौधे ने की शुद्धता बरकरार रखी, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसीलिए साइंटिस्टों ने बाद में इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया। गैमेट की प्योरिटी, गैमेट आपस में मिक्सअप नहीं हुए, गैमेट ने अपने प्योर शुद्धता को बरकरार रखा। उसके बाद इसी से आया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण इसे क्यों किया, क्योंकि जो आपके छोटे पौधे वाले कैरेक्टर के जो पौधे थे वो आपस में जो F1 पीढ़ी में मिल गए थे, वो F2 पीढ़ी में अलग होकर दिखाई देने लगे, पृथक्करण होकर, या सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, अलग होना, या पृथक्करण होकर आपको कैरेक्टर दिख जाना। तो ये जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं दिखा, F2 पीढ़ी में हमें दिख गया, इसी कारण इसे कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी जो कैरेक्टर हमें
नहीं देखा वो भी सेप्टोपीडी में अपने आप को वो कैरेक्टर अपने आप को क्या दिखाई देने लगता है। ठीक, लाभ सेग्रीगेशन समझ आया। सेग्रीगेशन अलगाव मतलब F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर नहीं दिखे थे, छोटे पौधे वाले कैरेक्टर जो दब गए थे, F2 पीढ़ी में उसने वो कैरेक्टर अपने आप को दिखाने लगे। वो कैरेक्टर अपने आप को सेग्रीगेट कर लिए, अलग कर लिए छोटे पौधे वालों ने। ये था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने अपने इस नियम में क्या कहा? मेंडल के इस नियम के अनुसार, मेंडल के इस निष्कर्ष के अनुसार, नियम तो इसको कॉलिंस ने कहा था, लेकिन मेंडल के इस निष्कर्ष के अनुसार जो फैक्टर होते हैं कितने समय तक साथ क्यों न रह लें, यानी जो फैक्टर आपके कारक होते हैं लंबे पौधे वाले, छोटे पौधे वाले, ये भले ही F1 पीढ़ी में इतने समय तक साथ रहे हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप को अलग कर लेते हैं। जैसे लंबे वाले पौधे काफी समय तक F1 पीढ़ी में काफी समय तक साथ रहे, लेकिन जब F2 पीढ़ी में आई, बाद में इनके बीज को फिर से बुआई की गई, जब ये अपने आप को अलग कर लिए, तो F2 पीढ़ी में उन्होंने क्या किया? अलग कर लिया। ये अपने आप को सेग्रीगेट कर ले रहे हैं, पृथक्करण कर ले रहे हैं। यहाँ से नियम आया पृथक्करण का नियम। जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, कहते हैं ये भी कितने समय तक साथ क्यों न रह ले। अगर जो फैक्टर आपके साथ तक रहे हैं, वो कितने भी समय तक साथ क्यों न रहे। लंबे पौधे वाले फैक्टर और छोटे पौधे वाले फैक्टर, जो लंबे पौधे हैं उनके लिए जिम्मेदार जो कारक है फैक्टर, और छोटे पौधे के लिए जिम्मेदार कारक है फैक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये साथ तक कितने, अब भले ही साथ में रहते हैं लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये कैसे होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। फैक्टर कितने समय तक साथ क्यों न रहे, लेकिन कैसे आते हैं? अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ये शुद्ध भी बने रहते हैं, ये शुद्ध भी बने रहते हैं, तो इसमें कोई अशुद्धि आती नहीं, क्योंकि F2 अब जनरेशन में हम देखा कि छोटे वाले पौधे फिर निकले। इसके मतलब यही है कि छोटे वाले पौधे के जो जीन थे, स्मॉल टी जीन नहीं, सॉरी, मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर है, जो फैक्टर है स्मॉल टी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये कैसे रहे? अपरिवर्तित रहे, इनके जो गैमेट्स थे वो शुद्ध बने रहे। बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इसी बेसिस पे युग्मकों की शुद्धता लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट नाम दे दिया, और कुछ साइंटिस्टों ने कहा संकरों का विलगन का नियम। संकर हुआ हाइब्रिड क्लास आपस में टूटकर अलग हो गए, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, यानी F1 जनरेशन जितने भी हाइब्रिड हुए थे, F2 जनरेशन में वो आपस में अलग हो गए, स्प्लिट कर गए, टूटकर अलग हो गए। लंबे पौधे अलग, छोटे पौधे अलग, या बौने पौधे अलग। ठीक, ये था इनका नियम। अब देते हैं इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे पृथक्करण के नियम के मुख्य पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सेग्रीगेशन लॉ के? इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट, जो एलील होते हैं, एलील आपस में मिलते जुलते नहीं। एलील बोलो या फैक्टर बोलो, कारक बोलो, क्योंकि कारक जो होते हैं फैक्टर, उन्हें आज हम जीन कहते हैं, तो जीन में हल्का फुल्का चेंज करो कारक बन जाते हैं। ठीक वैसे ही, सॉरी, जीन में हल्का फुल्का चेंज करो कारक नहीं, सॉरी, एलील बनते हैं। तो फैक्टर में भी थोड़ा बहुत चेंज करो तो क्या बनेंगे? एलील बनेंगे। तो एलील आपस में मिलते जुलते नहीं, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जो कि F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। ये हम रिजल्ट भी देख गए। जो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, F2 पीढ़ी में लंबे पौधे, छोटे पौधे, यानी लंबे और बौने पौधे दोनों हमको मिले। वहां से हम देख सकते हैं एलील आपस में मिलते जुलते नहीं, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जो F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। एलील जैसे फैक्टर की बात करें, वो फैक्टर पेयर में जो आपके कैपिटल टी, उसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी जो आपस में अलग अलग है, क्या है दूसरे के, कैसे क्या है? एलील है। पृथक्करण के नियम, दूसरा बात करता है पृथक्करण के नियम, जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पृथक्करण का नियम मुझे मिला, पृथक्करण का नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F2 पीढ़ी में देखने को मिला। यानी अगर हमको पृथक्करण का नियम प्राप्त करना है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराइए और F2 पीढ़ी में जाइए, तो वहां से आप देखोगे कि गैमेट्स, सॉरी, जो पौधे के लक्षण थे, वो कारक थे, वो आपस में क्या हुए? सेग्रीगेट हो गए, अलग हुए। तो वहां से हमें पृथक्करण का नियम देखने को मिला। तीसरा पॉइंट, फैक्टर की जोड़े, जिसको मेंडल चिल्ला चिल्ला के फैक्टर बोल रहा था। फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर के जोड़े, फैक्टर आपस में जोड़े में होते हैं। फैक्टर की बात है कैपिटल टी, ये कैसे हैं? जोड़े में है। जोड़े में हो या एलील
फैक्टर पे क्या होते हैं एलिल्स, फैक्टर में थोड़े चेंज करो एलिल्स बनते हैं, तो उसके दो आपस में क्या है, एलिल्स के सदस्य युग्मक बनाते समय अलग अलग हो जाते हैं। मैंने बताया था युग्मक बनते कैपिटल टी एक इधर जाएगा एक टी इधर जाएगा, तो फैक्टर के जोड़े या एलिल के सदस्य, देखो ये एक कैपिटल टी क्या हुआ एलिल, एक कैपिटल टी क्या हुआ एलिल, तो एलिल के सदस्य इसने बोला, और फैक्टर के जोड़े, एक फैक्टर कैसे है जोड़े में है, जोड़े मतलब पेयर में होना, फैक्टर कैसे है पेयर में है, जोड़े में है, कैपिटल टी एलएल के सदस्य, तो कैपिटल टी का एक कैपिटल टी एक एलएल हुआ, दूसरा कैपिटल टी दूसरा एलएल हुआ, ठीक, कंफ्यूजन ना हो। एलएल के सदस्य, सदस्य मतलब कोई एक व्यक्ति, तो कैपिटल टी क्या हुआ एक एलएल, दूसरा कैपिटल टी वो भी क्या हुआ एक एलएल, और फैक्टर क्या हुए दोनों मिला के ये फैक्टर है जो जोड़े पसंद होते हैं, फैक्टर अपने जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, ये तो मेंडल ने पहले ही लाभ दूसरे ही लाभ में कह दिया था। युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं, आपने देखा मैंने देखा, जो गैमेट्स बनते हैं एक कैपिटल टी दूसरे पेयर में, दूसरा कैपिटल दूसरे पेयर में, दोनों दो में से एक ही कारक युग्मक को प्राप्त होगा। जब आपके गैमेट्स बनते हैं दोनों में से कोई एक गैमेट में ही जाएगा, मतलब एक गैमेट दूसरा बनेगा, दो अलग अलग गैमेट बनते हैं तो उससे जो फ्यूजन होगा तो दोनों में से कोई एक ही तो फ्यूज करेगा, लेकिन हम आपको दोनों फ्यूज करके प्रोबेबिलिटी बताते हैं, क्या संभावना है, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है उसमें से कौन सा गैमेट फ्यूज करेगा, तो इसलिए मुझे मजबूरन दोनों गैमेट का फ्यूजन करके दिखाना पड़ता है। एक्चुअल में क्या हुआ, दोनों में से कोई एक ही कारक युग्मक को प्राप्त होता है, दोनों में से कोई एक फैक्टर युग्मक में जाता है, यानी जो गैमेट बनते हैं, गैमेट कैसे होते हैं, गैमेट्स आपके अलग अलग होंगे, एक गैमेट मेल से आएगा, गैमेट फीमेल से आएगा, दोनों मिलेंगे जाइगोट बनाएंगे, उसके बाद में प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें से जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर या कारक होंगे, उसमें जो गैमेट्स बनेंगे, तो एक गैमेट आपका फीमेल होगा, दूसरा गैमेट फीमेल होगा, यानी आपस में फ्यूज करेंगे। गैमेट आपस कैसे हो सेग्रीगेट हो गए, कैपिटल टी आपस में कैसे हो गए अलग अलग हो गए। अब एक ही कैपिटल टी तो जाएगा फ्यूजन में, दूसरा कैपिटल टी जाएगा नहीं, एक ही जाएगा ना। अगर नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं जो समयुग्मजी यानी होमोजाइगस टाइप के, होमो मतलब समान, जाइगस मतलब उसमें जो गैमेट्स हैं वो समान हो, समान युग्मक बनेंगे। समान युग्मक यानी कैपिटल टी इसमें समान युग्मक है, दो गैमेट भी कैसे बनेंगे समान, इसको जब एक गैमेट बनाओगे एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, इसमें एलील का रेशियो 1, मैंने बताया था ये कैपिटल टी एलील ये भी कैपिटल टी, तो एलील का रेशियो आपको 1:1 मिलेगा। ये क्या हुए आपके गैमेट्स हुए, क्या हुए गैमेट्स, समयुग्मजी के समान युग्मक, युग्मक यानी गैमेट, युग्मक क्या हुए गैमेट समान युग्मक बनेंगे, तो कैपिटल टी दोनों समान युग्मक बनेंगे ही हम। विषम युग्मज अगर दो डिफरेंट टाइप को हो, हेटेरोजाइगस जिसे बोलते हैं, हेटेरो मतलब अलग अलग, जाइगस मतलब जो गैमेट्स हो अलग अलग हो, तो उसमें दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी गैमेट होगा, ठीक। लेकिन अब भी इसमें जो एल का रेशियो होगा, एल का रेशियो सेम होगा, ठीक, एल का रेशियो अब भी 1 होगा, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, रेशियो 1 ही होगा, ठीक है। एक एल इसमें भी होगा एक एल इसमें होगा, बस गैमेट चेंज हो गए, अलग अलग गैमेट है। तो कहता है दोनों में एल का अनुपात बराबर होगा, ठीक है, दोनों का एल का अनुपात बराबर है, गैमेट्स क्या है अलग अलग है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो मेंडल का थर्ड लॉ था, थर्ड निष्कर्ष था, बाद में कॉल्स ने इसे थर्ड लॉ के नाम से प्रसिद्ध किया। अब कहते हैं कुछ सिंबल थे जो इन्होंने मेंडल यूज करता था, उन सिंबल्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अब हम उन सिंबलाइजेशन की बात करते हैं, संकेत अक्षरों का जो यूज किया था मेंडल ने उनकी बात करते हैं, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया चीज़ों को जानने के लिए, कुछ सिंबल का यूज किया, उनके बारे में जानते हैं। तो जन की पीढ़ी थी, फीलर जनरेशन थी, यानी F1 F2 जनरेशन भी, पहले मेंडल ने क्या किया, उसे P1 जनरेशन की बात की, बाद में से F1 F2 F3 जनरेशन कहने लगा या पीढ़ी कहने लगा। तो जो आपके रिजल्ट निकले, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी कहा करता था, आज के वैज्ञानिक उसे P पीढ़ी केवल कहते थे, अभी बात करते हैं। और साथ मेंडल ने जो प्रबल कारक थे, और प्रबल कारक को निरूपित करने के लिए क्या किया, प्रबल कारक का अंग्रेजी नाम लिखा, प्रबल कारक के अंग्रेजी का नाम लिया, उसका पहला लेटर उठाया, उसका पहला लेटर उठा के उसको कैपिटल लेटर में, जो आपको जो प्रबल कारक था उसको कैपिटल लेटर लिख दिया, और उसी का स्मॉल लेटर वर्ड यूज कर दिया अप्रबल कारक। जैसे लंबा पौधा है, लंबा पौधे के लिए आप यूज करोगे टॉल प्लांट, टॉल प्लांट,
इसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी आप के लंबे पौधे में यूज किया है, ये डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट। और इस ये आपका रिसेसिव होगा, रिसेसिव जो होगा उसमें उसको स्मॉल लेटर से यूज कर लिया, यानी जो लंबा पौधा था वो कैसा था? टॉल प्लांट। तो टॉल प्लांट का कैपिटल टी उठाया, कैपिटल टी उठा लिया, उठा के हम डोमिनेंट में रख दिया। डोमिनेंट यानी लंबा पौधा और डोमिनेट कर रहा था, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया गया, और छोटे पौधे को उसी का स्मॉल लेटर यूज किया गया। छोटा पौधा को स्मॉल टी से, बाकी छोटे पौधे का डॉर्फ होता है, डॉर्फ डी यूज करना चाहिए था, नहीं, उसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कहते हैं आप कैपिटल टी के बजाय कैपिटल टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप कैपिटल टी के बजाय कैपिटल डी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बस इतने है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मैंने लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी लिया, छोटे पौधे के लिए डॉर्फ है स्मॉल डी लिया, बाद में आप जब कैलकुलेशन कर मतलब जब आगे पीढ़ी बढ़ने लगोगे आपको खुद ही दिक्कत होने लगेगी। इसलिए आप अलग अलग वर्ड का यूज ना करें, बाकी आप स्वतंत्र है, किसी वर्ड का किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आधुनिक जो वैज्ञानिकों ने कुछ और नियम अपनाए, जैसे जननिक पीढ़ी जो मेंडल ने P1 कहा, बाद में F1 F2 कहा, उसे अब सिर्फ पी पीढ़ी कहा जाता है, पी जनरेशन कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक ने जो प्रबल अप्रबल को निरूपित करने के लिए अप्रबल जो वो था रिसेसिव कैरेक्टर था उसको उठाया, उसका इंग्लिश वर्ड ढूंढा, इंग्लिश वर्ड ढूंढा, गुड़ के अंग्रेजी नाम के प्रथम लेटर जो इंग्लिश वर्ड था उसका प्रथम लेटर यूज किया। जैसा लंबा पौधा टॉल प्लांट, नाटा पौधा डॉल प्लांट। नाटा पौधा कैसा है? रिसेसिव है। लंबा पौधा कैसा है? डोमिनेंट है। ठीक है, जो डोमिनेंट है यानी प्रबल है, ये कैसा हुआ? रिसेसिव यानी अप्रबल। तो उन्होंने क्या किया, अप्रबल पौधे का इंग्लिश नेम का पहला अक्षर उठाया और अप्रबल पौधे को उसका स्मॉल लेटर दिया, यानी अप्रबल पौधा कौन सा है? नाटा पौधा। इसका इंग्लिश नेम है डॉर्फ, इसका पहला वर्ड है कैपिटल डी या स्मॉल डी, कुछ भी हो, लेकिन जब इसे निरूपित करते हैं तो हम उसे स्मॉल डी से प्रेजेंट करेंगे, और जो प्रबल वाला होगा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसमें प्लस लगा देंगे, इसी डी में प्लस लगा देंगे। ये कैसे होगा? डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, समझ में आया? यानी उन्होंने क्या उठाया, जो रिसेसिव प्लांट होगा, जैसे नाटा पौधा है रिसेसिव प्लांट है, उसका इंग्लिश नेम डॉर्फ प्लांट है, तो उसका पहला लेटर उठाया, डॉर्फ प्लांट का पहला लेटर उठाया, उसे नाटे पौधे को निरूपित कर दिया स्मॉल डी, इसी में प्लस लगा दिया, तो ये डोमिनेंट पौधे को निरूपित करता है, ये डोमिनेंट पौधे को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। ये मेंडल के आपके सिंबल्स थे जो मेंडल ने यूज किया। इसके बाद आनुवांशिक जो जेनेटिक्स थे, आधुनिक जो जेनेटिक्स थे, उन्होंने कुछ और चीज़ों का यूज किया। आधुनिक जेनेटिक्स ने एलील्स टर्म का यूज किया, जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म का यूज किया, होमोजाइगस हेटेरोटाइमस होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म का यूज किया। इन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन रहता है ना एलील, जीन, जीनोटाइप या फिनोटाइप, साथ में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ये टर्म्स आधुनिक साइंटिस्ट यूज करते थे। मेंडल ने इन सब का यूज नहीं किया था, हम फिर भी इनको दिखाने के लिए, आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाए इसलिए आपको दिखाते हैं। बाकी इन टर्म का यूज मेंडल से इनका कोई रिलेशन नहीं, मेंडल ने इन चीज़ों का यूज नहीं किया था। ठीक, अब नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे डाइहाइब्रिड मेंडल के आगे हम बात करते हैं मेंडल के कुछ और नियम्स हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो मैंने आज जो सीखा इसका नोट्स में अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे।